आज हमारे साथ है सीए मोहित अग्रवाल हु इज ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मैनेजिंग कमेटी इलेक्शंस। तो मोहित जी, सबसे पहले आप बताएं कि आपका आईसीआई रायपुर ब्रांच के साथ आज तक क्या और किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ऐसा है कि मैं सबसे पहले ब्रांच से जुड़ा था 2017-18 में, जब सुरेश अग्रवाल जी ब्रांच के चेयरमैन थे। उस समय मेरे को ऐसा पता चला था कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चूँकि हमारा जो सीए कोर्स है वो थोड़ा-सा ऐसा है कि हमें कोई करियर काउंसलिंग नहीं मिलती है। आप अगर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स वगैरह को देखेंगे, उनको बताया जाता है, आपको इस सिनेरियो में इस तरीके से पढ़ाई करना है, इस तरीके से केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है। हमें करियर काउंसलिंग नहीं दी जाती है। तो उस टाइम मैंने सुरेश अग्रवाल सर को मैंने मेल किया था कि सर मैं करियर काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ ब्रांच में, ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो 11th-12th के स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ब्रांच से सबसे पहले जुड़ा 2017 में, जब सुरेश अग्रवाल जी चेयरमैन थे एज़ करियर काउंसलर। ओके। और स्कूल्स में जा के हम करियर काउंसलिंग के सेशन लेते थे। कुछ सेशन में सर गए थे, कोई और मैनेजिंग कमेटी से जाता था। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ये काम बहुत इंगेजिंग है और बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे को ऐसा लगा कि हम किसी चीज़ के नॉलेज को अगर स्प्रेड कर रहे हैं लोगों को, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर उस टाइम से मैंने जॉइन करना चालू किया। एंड फिर शुरू के 2-3 साल एज़ करियर काउंसलर था, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करता था। अमिताभ दुबे जी का जब टेन्योर आया 2021-22 में, 21-22 से 25 तक, अभी जो लास्ट 3 साल का जो मेरा टेन्योर रहा, मतलब टेन्योर एज़ ए सब कमिटी मेंबर रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ब्रांच में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा लास्ट 3 सालों से, क्योंकि चूँकि मैं टाइम बहुत दे पाया और मेरे को इन चीज़ों में मज़ा आ रहा था। जो नए-नए फैकल्टीज़ से मिलना, लोगों से इंटरैक्ट करना, एमओसी करना, करियर काउंसलिंग करना, स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विज़िट पे ले जाना, इस तरह के कई चीज़ें कराते थे। आपने सुना होगा लास्ट टाइम, आज से 3-4 महीना पहले एक आर्टिकलशिप प्लेसमेंट ड्राइव कराई गई थी ब्रांच में। उसको मैंने ही इनिशिएट करवाया था। मैंने अपने स्टूडेंट टाइम में कलकत्ता में ये चीज़ें देखी थी। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि कई बार मेंबर्स बोलते हैं कि हमें आर्टिकल्स नहीं मिलती है। आर्टिकल्स बोलते हैं हमें फर्म अच्छी नहीं मिलती है। तो ये गैप को ब्रीच करने के लिए हमने एक आर्टिकलशिप प्लेसमेंट ड्राइव कराई थी। और कई सारे यूथ फेस्ट वगैरह और भी कई प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। तो मेरा इंटरेक्शन लास्ट 3 सालों में इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा रहा है। उस तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो आपको मैनेजिंग कमेटी में आना है, इस प्रकार का मोटिवेशन क्या मिला, कैसे मिला? मैनेजिंग कमेटी में आने का मोटिवेशन इसलिए मिला क्योंकि इंस्टीट्यूट में वैसे बहुत ज़्यादा एक्टिव तो हुई। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई अगर पूछता है कि आप इसके लिए कैपेबल हो क्या? तो मैं समझता हूँ कि कैपेबल तो सभी है। आप सीए हो, सीए क्वालीफाई किए हो, तब आप मैनेजिंग कमेटी में आने का सोच सकते हो। तो क्वालीफाइड अगर नॉलेज पर्सपेक्टिव से करेंगे तो सभी है। एडेड क्या चाहिए? एडेड ये चाहिए कि आप एक कंसिडरेबल टाइम दे पाओ। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा एडेड ये चाहिए। और आपके पास कुछ विज़न होना चाहिए कि आपको करंट क्या शॉर्टकमिंग्स नज़र आ रही है ब्रांचेज़ में और आपको और क्या अपलिफ्टमेंट कराना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जीएमसीएस का फैकल्टी भी हूँ ब्रांच में। तो मैं देखता हूँ कि बैचेज़ में स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉमन ग्रीवियंसेस हैं। अच्छा, मैं लास्ट 3 साल से हूँ, लास्ट 3 साल से ग्रीवियंस वो है ही, विदाउट कंप्लेनिंग एनीवन टू द करंट मैनेजिंग कमिटी और पास्ट में जो भी, क्योंकि ये चीज़ें इश्यूज़ रहेगी। कल को मैं आऊँगा, मैं भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहेगी, बट अननेसेसरीली कुछ इशू जैसे जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ इश्यूज आप रिजॉल्व तब कर पाते हैं जब आपको एक सही मंच मिले। तो वो मेरे को इंस्पायर किया कि मुझे और आगे आके स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए कुछ अपलिफ्टमेंट करवाना है, कुछ प्रोग्राम्स कराने हैं। जी। आपका अगले 4 साल का अगर आप इलेक्ट होते हैं तो एजेंडा क्या रहेगा? आप रायपुर ब्रांच का आईसीआई की नेशनल लेवल पे किस तरीके से स्तर बढ़ाने का काम कर पाएंगे? देखिए, रायपुर ब्रांच का नेशनल लेवल पर स्तर आज ही बहुत बढ़ चुका है। आप अगर देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने नेशनल अवार्ड फंक्शन करवाया था मेफेयर होटल में। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो ऑल इंडिया आज तक केवल मेट्रो सिटीज़ में ही हुई है। टियर 3, टियर 2 सिटी में पहली बार रवि गोलानी जी के चेयरमैनशिप में ये हुआ था। और भी अब अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल में सिकासा में जो प्रोग्राम्स हुए हैं रायपुर ब्रांच में, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि आज से 15 दिन बाद जब सीआईआरसी अवार्ड्स डिक्लेयर होंगे तो बेस्ट रायपुर ब्रांच, बेस्ट सिकासा अवार्ड रायपुर ब्रांच को मिले। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज रायपुर ब्रांच में अप्रॉक्सिमेटली 2000 सीए हैं और लगभग 4000 सीए स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप 2000 सीए, 4000 सीए स्टूडेंट्स, और अच्छा, रायपुर में हम केवल रायपुर को कैटर नहीं कर रहे हैं, हम उड़ीसा के कई स्टूडेंट्स को भी कैटर कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 76,000 स्क्वायर फीट का लैंड है कमल विहार में, जो आपको पता होगा। तो और जितने भी प्रोग्राम्स आप कराना चाहेंगे उसके लिए ब्रांच के पास बजट होता ही है, मेंबर्स जब फीस चार्ज करते ही है और इंस्टीट्यूट से ग्रांट मिलता ही है। तो सारी चीज़ों को अगर आप एक तरफ रख के सोचेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, केवल करवाना है एग्जीक्यूशन। अब जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो अगर किसी भी कोई भी मैनेजिंग कमेटी में भी खड़ा हो रहा है और इलेक्ट होना चाहता है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला एजेंडा किसी के लिए भी होना चाहिए कि हम ब्रांच की जो बिल्डिंग है, जो लैंड ली हुई है, उसमें बिल्डिंग खड़ी करवाएं। आपको पता होगा कि पिछला जो बिल्डिंग हमने बनवाया था, पिछला जो लैंड हमने लिया था, उसमें कई तरह के इश्यूज आ गए थे। कई साल तक ऐसा एक नियम है कि जब तक आप पुराना लैंड नहीं बेचेंगे तब तक आप नया लैंड ले नहीं सकते हैं।
तो 5-7 साल तक वो चीज़ें अटकी रही। अब नया बिल्डिंग आ गया है, रजिस्ट्री वगैरह हो गई है, नया लैंड आ गया है, और आपको हैरानी होगी ये जान के कि 20 से 25 करोड़ रुपए का इस लैंड पे बिल्डिंग बनाने का हमारा जो बजट है वो ही है। तो आप सोचो हम कितना भव्य 76,000 स्क्वायर फीट में इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग कमल विहार में बना सकते हैं। तो सबसे फोरमोस्ट एजेंडा ये रहेगा कि साल 1.5 साल के अंदर, मैं 6 महीना तो नहीं बोल सकता क्योंकि चीज़ें थोड़ा एक प्रोसेस के साथ चलती है तो टाइम तो लगता ही है, 1 से 1.5 साल के अंदर सबसे पहला एजेंडा ये रहेगा कि ब्रांच की बिल्डिंग खड़ी करें। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज विदाउट डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन इन द सीए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन, प्रैक्टिस जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, आज हमारे रायपुर ब्रांच में अगर 1800 सीए है, 2000 सीए है, तो 1200, 1100, 1000, 1500, 1400 ऐसे सीए जो प्रैक्टिस में है, ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस में है। और मुझे ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि आने वाले समय में मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी ऑब्सोलेट, थोड़ी सी रिडंडेंट हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड नए इमर्जिंग एरियाज में कोर्सेज कराने की ज़रूरत है जो हम बढ़ते समय के साथ जिनको कैटर सके। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से 2 महीना पहले मैं भिलाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ। रायपुर ब्रांच में मेंबर्स है 2000, रायपुर ब्रांच में अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई है। ब्लॉकचेन हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्चुअल सीएफओ, फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग एरियाज है जो मेट्रो सिटीज में आप सुनते हैं। रायपुर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है क्योंकि नई रायपुर है, आईटी फील्ड में आप बहुत काम करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो नए रिक्वायरमेंट्स के कोर्सेज हैं वो कोर्सेज करवाने पड़ेंगे। एंड मेंबर्स को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, उनको चाहिए सीपी आवर्स। सीपी आवर्स के लिए आप क्वालिटी प्रोग्राम्स कराइए एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अफोर्डेबल इन द सेंस, हमारे पास एक ऐसा जब तक ब्रांच की बिल्डिंग नहीं बने, हमारे पास एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे हम फुल टाइम कैंटीन चालू रख सकें। कैंटीन इन द सेंस कि हमें ब्रांचेज में जो कोई भी प्रोग्राम कराना है तो वहाँ पे कैंटीन दिन भर हमारे लोग लगे रहे और कैंटीन चले। तो उसमें क्या, हम सीपी आवर्स के जो क्लासेस कराते हैं, जो भी सेशंस कराते हैं, अच्छे फैकल्टी को बुला सकते हैं और बहुत स्मूथ वे में उस क्लासेस को करा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मेंबर्स के लिए। बाकी और मेंबर्स के जैसे जैसे फीडबैक आएंगे वैसे वैसे तो काम होते ही रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए कहिए, जैसे एक जीएमसीएस में इनको खाना पीना का बहुत इशू रहता है कि खाना अच्छा नहीं है, तो जैसा मैंने आपको कैंटीन के लिए बताया, स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग रूम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज रायपुर में उड़ीसा से कई लोग आते हैं, कई ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं। अब हॉस्टल्स में रहते हैं अब, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए जगह अप्रोप्रिएट हो नहीं पाता है। अगर हम राजधानी में बैठे हैं और हमारे पास इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी नहीं है, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ी मतलब बुरी बात और कुछ हो नहीं सकती है। फिर दूसरी चीज़ है कि आज जैसे रायपुर का अगर आप सिटी का सर्कमफेरेंस देखेंगे तो 25-30 किलोमीटर में फैल गया है। हमारा प्रोग्राम आज केवल एक ही होता है जो ब्रांच के थ्रू होता है। आप अदर सिटीज़ में जाएंगे, टियर 2 सिटीज़ में, तो जैसे सूरत है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, इनमें स्टडी सर्कल्स है। तो रायपुर में भी मैं चाहता हूँ कि एक स्टडी सर्कल जरूर हो। जैसे अगर मुआ साइड में या किसी भी दूर के इलाके में अगर हम एक स्टडी सर्कल लगा ले तो कुछ मेंबर्स के प्रोग्राम वहाँ कर ले, कुछ मेंबर्स के प्रोग्राम ब्रांचेज में कर ले। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी बनेगा और बहुत अच्छा रहेगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज जैसे आप देखते होंगे कि सीएफओ मीट इस बार 2024-25 में बड़े सिटीज़ में खूब हुए। हमारे यहाँ वैसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। जब तक हम इंडस्ट्री के साथ मिलेंगे नहीं, इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, इंडस्ट्री से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोफेशन कैसे ग्रो होगा। अल्टीमेटली एक प्रैक्टिसिंग मेंबर दूसरे प्रैक्टिसिंग मेंबर से मिलकर कितना नेटवर्किंग कर लेगा। आपको किसी वैसे व्यक्ति से मिलना है जो हमारे प्रोफेशन से बाहर का है। तो इंडस्ट्री के साथ मिलके हमारे जो सिस्टर कंसर्न्स इंस्टीट्यूट है, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, इनसे मिलकर जॉइंट प्रोग्राम कराना। स्टील की इतनी बड़ी हब है, हम किसी स्टील इंडस्ट्री के साथ ही कोई स्टील कॉन्क्लेव करा ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्टील में कितना योगदान हो सकता है स्टील इंडस्ट्री में, उनके डायरेक्टर सीएफओ को बुलाए प्रोग्राम्स में और ऐसा कुछ इंगेजिंग काम कराए। आप जैसे समझ लो कि एक फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रोग्राम कराए, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, कैसे हम डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, टेक्निकल एनालिसिस में कैसे अपने मेंबर्स को, नए यंग मेंबर्स को कैसे अपलिफ्ट कर सके। तो ये सब एरियाज में प्रोग्राम्स कराने की बहुत ज़रूरत है जो प्रेजेंट में शायद नहीं हो पा रहा है। जी, जैसा कि आप जानते हैं आईसीए के जो मैनेजिंग कमेटी है, अब सभी सीए हैं। एक ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल में आना एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। आपको ऐसे क्या लगता है कि लीडर में जो क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए ऐसे प्रोफेशनल बॉडी में और जो आप में है, आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं लीडरशिप वो होता है कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, इंस्टीट्यूट एक सेट पूरे साल का विजन क्रिएट करता है, हेड ऑफिस से आता है कि आपको साल भर में ये काम करवाना है, और आपके पास, आपके पीछे रायपुर ब्रांच 25 सालों से 25 वाइस चेयरमैन है,
तो उनके मार्गदर्शन में मैं 2-3 सालों से पिछले 3 चेयरमैन और पुराने जितने भी चेयरमैन हैं, उनके मार्गदर्शन को लेते हुए आप कोई भी प्रोग्राम कराते हैं, कोई भी नया डिसीजन लेते हैं इंस्टीट्यूट में, तो वो लीडरशिप क्वालिटी अल्टीमेटली सीए इंस्टीट्यूट में लीडरशिप क्वालिटी की आपकी, आप जो भी प्रोग्राम्स करा रहे हैं या जो भी चीज़ें करा रहे हैं उसमें आपके मेंबर्स का उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर कोई अच्छा प्रोग्राम करा रहे हैं, अगर मेंबर्स नहीं आ रहे हैं तो आपकी लीडरशिप फेल हो गई वहाँ पे। आप कोई लॉजिस्टिक्स की कोई इशू हो गई, किट सही से नहीं दे पा रहे हैं, या जैसे एक एग्जांपल बताओ तो जैसे मान लीजिए हम कोई एक सीपी आवर्स प्रोग्राम करा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बट कुछ मेंबर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि उस सीपी आवर प्रोग्राम को हम वीडियो रिकॉर्डिंग करें और 2 दिन बाद उसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अपलोड करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा इंस्टीट्यूट का ये है कि सारे मेंबर्स को कंटिन्यूअसली प्रोफेशनल एजुकेशन में अपडेशन मिलते रहे। तो वो अगर उस तरीके का हम करते हैं तो उनको 2 महीने बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो उन वीडियोस को देखेंगे। बड़े स्पीकर्स को अगर हम बुलाते हैं, नॉलेज शेयरिंग सबसे अच्छी चीज़ है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है। सेकेंडली, मैनेजिंग कमेटी में जो 7 लोग रहते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन है। अगर आप किसी भी संस्था को चला रहे हैं, संस्था में संस्था को चलाने वाले लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल है आप जब मिलजुल के काम करेंगे। आप अगर एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम करेंगे तो प्रोफेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दिस इज ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। तो प्रोफेशनली आपको करना है और सातों को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है एज ए लीडर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ रायपुर में प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, बट कई बार देखने को मिलता है कि मेंबर्स का उतना एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है, या कई सारी और चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप ऐसा क्या इनिशिएटिव्स प्रपोज करेंगे जिससे कि मेंबर्स का एंगेजमेंट ब्रांच के प्रोग्राम्स में, ब्रांच के साथ बढ़े? तो जैसा ब्रांच में इंगेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो जैसे कहते हैं ना कि आप किसको बुला रहे हैं एज ए स्पीकर। अगर आप अच्छे स्पीकर को बुलाएंगे, अच्छे टॉपिक पे बुलाएंगे, तो भीड़ अपने आएगी। मतलब आज चीज़ें इतने टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो गई, उसके बाद अगर आपको मेंबर्स को बुलाना है इंस्टीट्यूट में, तो आपको उनको उस तरीके का पैकेज देना पड़ेगा। आपको अच्छे वेन्यू पे करना पड़ेगा, अच्छे कंटेंट पे करना पड़ेगा, अच्छे स्पीकर से बुलाना पड़ेगा, और मेंबर्स के साथ रेगुलरली टाइम टू टाइम, बहुत फ्रिक्वेंट तो पॉसिबल नहीं है, मे बी 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स के गैप में बीच बीच में बड़े सीनियर्स मेंबर जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ फीडबैक लेना जरूरी है कि किस टाइप के प्रोग्राम्स इमर्ज कर रहे हैं। अभी जैसे सपोज बजट आ रहा है 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, अगर मैनेजिंग कमेटी 2 फरवरी 3 फरवरी को बजट का प्रोग्राम रखेगी तो भीड़ आएगी, क्योंकि सबको जानना है। मैनेजिंग कमेटी ये सोचेगी कि अभी 1 हफ्ता पर रुकते हैं, 8 तारीख को रखेंगे, तो 8 तारीख को आप बताइए बजट के प्रोग्राम में कौन आएगा। हमें तो अपडेट सेम रियल टाइम में होना है, तो 1 तारीख को अगर हमें, तो उसके लिए क्या प्लानिंग चाहिए? उसके लिए ये प्लानिंग चाहिए कि अभी जैसे जनवरी चल रहा है, दिसंबर से ही हमें दिल्ली के गिरीश आहूजा जी से हुआ, कपिल गोयल जी से हुआ, विमल जैन से हुआ, जो भी बड़े स्पीकर हैं उनसे उनका टाइम लेना पड़ेगा कि सर हमें बजट का ये प्रोग्राम कराना है। अगर आप 8 तारीख 10 तारीख को कराएंगे, बड़े स्पीकर भी आएंगे, तो वो आएंगे, ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इधर उधर किताबों में, कोई यूट्यूब के वीडियो में कहीं इधर उधर पढ़ चुके होते हैं। टाइमली आपको सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना है, टाइमली प्रोग्राम्स कराने हैं, और सारे मेंबर्स के जो कंसेंसस में जो प्रोग्राम्स है वो कराने हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने जीएसटी का कोई प्रोग्राम कराया, तो नेक्स्ट प्रोग्राम इनकम टैक्स का कराइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कराइए, फाइनेंशियल मार्केट्स पे कराइए। मतलब टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, कितनी जल्दी कितनी फ्लुएंटली सारे मेंबर्स के नीड को आप कैटर कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आपको ऐसे 3 कौन से चैलेंजिंग इश्यूज लगते हैं जो आने वाले समय में रायपुर के सीएस फेस करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, और रायपुर ब्रांच कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं उनके साथ टैकल करने में? इश्यूज में मैंने सबसे पहले अपने स्टार्टिंग के उद्बोधन में बताया था कि सबसे पहला इश्यूज है कि हमारे रायपुर ब्रांच में जो सीए है, मोस्ट ऑफ देम आर इन ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और क्लाइंट 5 दिन पहले डॉक्यूमेंट नहीं देता है, ड्यू डेट आ जाता है। तो ये ट्रेडिशनल एरियाज ऑफ प्रैक्टिस आने वाले समय में, जैसा कि अभी आप सोचो जीएसटी ऑडिट हैज़ बीन डन अवे विथ। टैक्स ऑडिट में अगर आप डायरेक्ट टैक्स कोड की बात करोगे तो उसमें ये बोलते हैं कि कंपनी सेक्रेटरीज को भी मे बी टैक्स ऑडिटर बना दिया जाए। तो मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बट बता रहा हूँ कि दिस इज अ डार्क रियलिटी दैट आवर प्रोफेशन में बी फेसिंग इन द टाइम्स टू कम। तो इन दैट केस अगर हम अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे, इक्विप इन द मोस्ट इमर्जिंग एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, ट्रांसफर प्राइसिंग, लिटिगेशन, मतलब मैं ये समझता हूँ कि कंप्लायंस नाम की जो प्रैक्टिस है उसमें इसको बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। आज की जो करंट जनरेशन है उनको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उनको चाहिए कि आज मैं अगर सीए बन जाता हूँ तो मुझे पहले महीने से 1 लाख रुपए महीना का चाहिए। आप
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सोचो कि जो सीए 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, उनके सामने कोई एक नया सीए प्रैक्टिस में आता है, उस फील्ड में आता है जिस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे सीए हैं, वो कैसे सर्वाइव करेगा? अनलेस आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं दोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? वो इशू रायपुर ब्रांच के लिए बहुत बड़ी है। मेट्रो सिटीज में बहुत सारे नए नए कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे नए एरियाज में लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक वर्चुअल सीएफओ का बताया, हमें टैक्स का सारा नॉलेज है, अकाउंटेंसी का सारा नॉलेज है, ऑडिटिंग का है, कॉस्टिंग का है, तो हम क्यों ना स्टार्टअप्स के लिए वर्चुअल सीएफओज बन सकते हैं। आज फाइनेंस वाले फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, एसएमई लिस्टिंग में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। रायपुर में स्टील में इतनी सारी मिड साइज स्टील फर्म्स हैं, उनको आप जाइए, उनको आप कंसल्टेंसी दीजिए कि भैया आपको एसएमई में लिस्ट करवाना चाहिए। तो ऐसे अगर आप कुछ करवाते हैं तो मे बी इन द फ्यूचर उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, नहीं तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो स्टैग्नेंट रह जाएंगे। और ब्रांच इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स को इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री बॉडी के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, और जितने भी फिक्की, एसोचैम, जितने भी ट्रेड चैम्बर्स हैं उनके साथ मिला के, गवर्नमेंट के साथ मिला के वो एक पॉलिसीज बनाना पड़ेगा। जैसे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है अभी रिसेंट में छत्तीसगढ़ की, बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, बहुत सारे एरियाज में सब्सिडीज है, स्टील में, मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रोसेसिंग में। आप एडवाइस करिए क्लाइंट्स को कि भैया ये लैंड मिल रहा है सस्ते में, आप प्लांट लगाओ, उसमें आप वैल्यू एड दोगे, क्लाइंट आपको फीस देगा, आप ऑडिट करोगे, ऑडिट आप कर रहे हो वो आप करो, ऑडिट कर रहे हो वो एक ट्रेडिशनली जो चलता है। चलो मेरा कहने का मतलब है कि आप इन एरियाज में भी एक्सप्लोर करो जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जी, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड जैसा कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहा है, रायपुर के सीएस को भी इस पर इम्पैक्ट आएगा। आपने ये भी बताया कि एआई, ब्लॉकचेन, वर्चुअल सीएफओ, इसके अलावा क्या आप मेंबर से शेयर करना चाहेंगे कुछ और इनोवेशंस जो आपको लगता है आने वाले हैं और जिसके लिए मेंबर्स को इक्विप होना चाहिए? मेंबर्स आज के डेट में चूंकि ये एआई वाला जमाना है, तो मेंबर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में, आज आप देखिएगा कि ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप जगत में आते हैं। शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया में आते हैं, 1 साल पहले अचार का बिजनेस कर रहे थे, आज आते हैं शार्क टैंक इंडिया में, बोलते हैं हमारा 100 करोड़ का वैल्यूएशन है। मैं सोचता हूँ कि हमने जब आर्टिकलशिप किया, हमने सब चीज़ें पढ़ी हुई है, सारे बिजनेसेस को देखे हुए हैं, क्या हम 100 करोड़ रुपया साल 2 साल में कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। आखिर में उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे? उसने कुछ मार्केट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और उसके लिए उसने सोचा कि उसने देखा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब आप इस चीज़ को किसी फील्ड से भी इंटरप्ले कर लो, क्या प्रॉब्लम्स है मार्केट में किस फील्ड में, और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज फॉरेन अकाउंटिंग के जितने भी, जैसे डेलॉयट है, बिग 4 वाले जितने भी है, इंडिया की प्रैक्टिस में जितना वो नहीं पैसा कमा रहे होंगे उतना वो कमा रहे हैं फॉरेन के जो काम आउटसोर्सिंग से उनको मिल रही है उसमें। तो आपको अपॉर्चुनिटीज जहां भी मिले, जैसे बोलते हैं ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द शावर ऑफ ब्लेसिंग्स टू कम एट योर प्लेसेस, यू हैव टू गो वेयर दे अराइज। तो उसी तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरे फील्ड की मिल रही है कहीं और से भी, फॉरेन के अकाउंटिंग की, किसी की बुक कीपिंग की, कोई और, जैसे ड्यू डिलीजेंस का आजकल बहुत अच्छा काम है, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का बहुत अच्छा काम है, जैसे एनसीएलटी एनसीएलएटी में कई कंपनीज, अभी रिसेंट में रायपुर में एक एसकेएस बोल के एक प्लांट है जिसको सारडा एनर्जी ने एक्वायर किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इस फील्ड में उनको रिस्ट्रक्चरिंग करवाने में हेल्प किया होगा, बहुत अच्छा पैसा चार्ज किया होगा। कोई कंपनी ऐसा है जो अपने आप को दूसरे कंपनीज को बेचते हैं, बिजनेस एडवाइजरी करते हैं, मतलब इन फील्ड्स में बहुत काम है। चूंकि छत्तीसगढ़ प्राइमरीली और रायपुर प्राइमरीली बिजनेस से ड्रिवन है, तो बिजनेस में यहाँ पे बहुत कम है, बिजनेस को हम एडवाइस कर सकते हैं। तो हमें कंप्लायंस से हट के कंसल्टेंसी में फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा जरूरी है आज के समय में। ब्रांच के रिसोर्सेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उसको ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो सर ऐसा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो हमारे पास कमी नहीं है। लास्ट टाइम रंजीत अग्रवाल जी आए थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने बोला कि 5,000 करोड़ का हमारे इंस्टीट्यूट के पास फिक्स डिपॉजिट्स है। तो फाइनेंशियली हमारे इंस्टीट्यूट बहुत प्रॉफिट मेकिंग है, एचओ लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी, ब्रांच लेवल पे भी। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में लास्ट कुछ सालों में ब्रांच ने लॉस बुक किया है, क्योंकि हमारे पास इन होने के लिए मेंबरशिप फीस आती है, स्टूडेंट से जीएमसीएस वगैरह का फीस लेते हैं, प्रोग्राम्स में सीपी आवर्स का मेंबर से फीस लेते हैं। और अब मुद्दे की बात ये आती है कि हम उस पैसे को यूटिलाइज किस तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आप कोई भी प्रोग्राम कराते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में 32 सेंट्रल काउंसिल मेंबर है और अप्रोक्सीमेटली 25-30 कमेटी है। हर कमेटी के पास कुछ कुछ फंड्स एलोकेट होते हैं सेंट्रल से, और आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स का कोई प्रोग्राम करा रहे हैं,
डायरेक्ट टैक्स का कोई प्रोग्राम करा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में कुछ पर्टिकुलर ग्रांट होते हैं, ग्रांट हमें मिलता ही है, मेंबर से फीस हम लेती है। बस चैलेंजेस यहाँ पे आता है कि आज हम मान लीजिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना है 1,000, रजिस्ट्रेशन हम नहीं करा पा रहे हैं, उन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करना है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैनेजिंग कमेटी तो है ही, बट 7 लोगों से तो इंस्टीट्यूट चलेगी नहीं 2,000 लोगों की। सब कमेटी में हमें हर फील्ड में, जैसे सपोज आप डायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है, डायरेक्ट टैक्स कमेटी में हमें सब कमेटी में 5 मेंबर्स को लगाना है, इनडायरेक्ट टैक्स में लगाना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में लगाना है, और भी जितने भी फील्ड्स है सारे में सब कमेटी मेंबर्स को बनाने हैं। कोई भी प्रोग्राम कराएंगे उस प्रोग्राम में सबको इन्वॉल्व करना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप इंगेज करेंगे उतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आएंगे, मेंबर्स को भी लगेगा कि भीड़ अच्छी हो रही है, भीड़ अच्छी होगी, हम स्पीकर्स अच्छा बुला पाएंगे और इकोनॉमी जो फिजिकल का बेनिफिट हमें मिलेगा ही। ये हो गई फाइनेंशियल। सेकेंड आपने पूछा ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि आज जैसे ब्रांच में एक सोनाली मैडम बोल के है जो ब्रांच इंचार्ज है, 2 3 4 स्टाफ है और एक सोनाली मैडम है। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये ब्रांच का साइज जिस हिसाब से बढ़ रहा है, 2017 में भी ये 5 ही लोग थे, सेम, एक भी चेंज नहीं हुए, आज भी यही है। तो मैं ये फील करता हूँ कि अगर आपके पास जब 1200-1300 मेंबर थे तब आप 5 लोगों को एम्प्लॉय किए हुए थे, आज आपके पास 2000 मेंबर है तो भी आप इतने को एम्प्लॉय किए हुए। इसमें एक रीजन भी है कि आज जैसे ब्रांच की बिल्डिंग हमारी जो अभी जो करंट ब्रांच जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं वो छोटी है और लोगों को बैठा भी नहीं पाएंगे, ये एक इशू है। बट नॉनदलेस हमें 1-2 और, जैसे अकाउंटिंग में एक और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और फील्ड वर्क के लिए एक और स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ब्रांच में 1-2 स्टाफ को और बढ़ाना चाहिए और खर्चे निकल जाते हैं। ब्रांच के पास जितने रिसोर्सेज है और जितने ब्रांच के पास फीस आती है, ये निकालनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 2 स्टाफ की और रिक्वायरमेंट है, उनको ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स विल गो वेल, ये मुझे पर्सनली लगता है। अगर आपका इलेक्शन नहीं होता है किसी भी कारणों से, तो भी क्या आप ब्रांच के प्रति कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखेंगे और किस फॉर्म में रखेंगे? मैं इलेक्शन तो बस इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को कई लोग बोले कि लास्ट 3 सालों में बहुत एक्टिव रहे हो तो तुम्हें आगे आना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव, मैं 3 साल से ब्रांच में इलेक्शन सोच के कभी नहीं आया था। मैं कैंपेनिंग में भी बहुत ढीला हूँ, अभी तक मैंने ज़्यादा लोगों से मिला भी नहीं है। मेरे को वैसे लोग जरूर जानते हैं जो मेरे को ब्रांचेज में देखते हैं प्रोग्राम्स में, बट अदरवाइज ऑफिस में मैं जाके ज़्यादा मिला भी नहीं हूँ। जिनको जानता हूँ उनको जरूर फ़ोन कर रहा हूँ और मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांच में प्रोफेशन में आपको, आपकी प्रोफेशन में प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी तब होगी जब आप ब्रांच से एसोसिएटेड रहो, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड रहो। आपने सुना होगा निकेत तलाटी जी ने 2 साल पहले बोला था, यू आर द आई इन ICAI। शुरुआत भी आपसे होती है, अंत भी आपसे होती है। मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको कई चीज दी है, आप इंस्टीट्यूट को क्या देते हो? आपके प्रीफिक्स मिलने के लिए। तो इरिस्पेक्टिव आउटकम कुछ भी हो, इलेक्शन तो जस्ट एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड, मतलब अल्टीमेटली जो मेरे को नॉलेज बढ़ाना है, मेरे को जो नेटवर्किंग करना है, मेरे को जो लोगों से मिलना है, मेरे को जो अपने कवरेज बढ़ानी है लोगों के साथ, वो चीज़ें बिना मैं मैनेजिंग कमेटी में आए भी कर सकता हूँ। तो टू दैट एक्सटेंट ब्रांच में मैं इलेक्शन में जीतूँ हारूँ, उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मेरे को आने का मौका मिले तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो जिसका मैंने आपसे कुछ का मैंने आपसे डिस्कशन किया पहले, वो मेरे को लगता है वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होता है ना, पीपल इन पावर। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि जो पावर में थे उन्होंने मेरे को उस चीज़ की लिबर्टी नहीं दी। रवि ग्वालानी जी ने मेरे को बहुत लिबर्टी दी थी, मैंने उनके टेन्योर में सबसे ज़्यादा काम किया था। अभी रवि जैन जी थे जो सिकासा चला रहे थे, उनके टेन्योर में मैंने बहुत काम किया। उन्होंने खुला हाथ दिया कि आप जो काम करना है करो। तो वैसे अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में कोई आपको वैसी लीडरशिप देगी तो वो ऑलवेज वेलकम है। वो चीज़ें तब भी पॉसिबल है जब आपके पास लीडर अच्छा हो, और अच्छा लीडर बनने के लिए लीडरशिप रोल पे जाना चाहता हूँ। क्या ऐसा कोई एक प्रॉमिस या कमिटमेंट है जो आप सभी मेंबर्स के साथ करना चाहेंगे? एक कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, फिर भी ये जरूर भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर इफ वोटेड टू पावर इन द मैनेजिंग कमेटी, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि आपको किसी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हुई जो हमारे एंड से एड्रेस हो सकती है। कई प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हमारे एंड से एड्रेस नहीं हो सकती है। जैसे कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है पहले कि हमें बैंक का ऑडिट नहीं मिल रहा है, इसमें ब्रांच आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको CAG की ऑडिट नहीं मिल रही है, हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। हमें केवल गवर्निंग बॉडी है, हेड ऑफिस ने ब्रांच खोला है, ब्रांच को हम चला रहे हैं। तो ब्रांच रिलेटेड जितनी भी आपकी कोई इशू है, कोई ऑफिस रिलेटेड कोई इशू, आपको आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं तो हम आर्टिकल्स रिप्लेसमेंट ड्राइव करेंगे। आपको कुछ और अच्छा, आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। 2000 लोगों के मेंबर्स, 2000 लोगों की स्ट्रेंथ है रायपुर ब्रांच में। तो जैसे भी सजेशंस आएंगे उनके सारे सजेशंस को ड्यू रिगार्ड सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच मोहित जी टाइम निकालने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।